साल 1969 में लुइजियाना में एक आदमी मॉर्टन जंगल में भाग रहा होता है। उसके गले में एक धातु का यंत्र लगा होता है जिससे एक तेज धार वाला ब्लेड उसका पीछा कर रहा होता है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को काट देता है। मॉर्टन बार बार एक विशाल मकड़ी और राष्ट्रपति को चेतावनी देने की बात कर रहा होता है, लेकिन कुछ देर बाद वो ब्लेड उसे पकड़ लेता है और उसका सिर काट देता है। तभी जनरल मैकग्रा वहां पहुंचता है और मॉर्टन के शव को देखकर उसका मजाक उड़ाता है। उधर वेस्ट वर्जीनिया में कैप्टन जेम्स एक पानी की टंकी में एक खूबसूरत औरत के साथ मस्ती कर रहा होता है। अचानक उसे पास से आवाज सुनाई देती है, तो वो लकड़ी में बने छेद से झांक कर देखता है कि मैकग्रा के आदमी शहर में कुछ अवैध सामान कॉन्ट्राबैंड लेकर आए हैं। जेम्स इस वक्त ड्यूटी पर नहीं होता, इसलिए वो औरत छेद को तौलिए से ढक देती है। घोड़ों के डरने से वो पानी की टंकी का टावर गिरा देते हैं और जेम्स नग्न हालत में नीचे गिर पड़ता है, सीधे अपराधियों के सामने। वो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जेम्स जल्दी से कपड़े पहनते हुए ही सबको पीट देता है। वो औरत को चूमकर अलविदा कहता है और एक रस्सी पकड़कर नीचे फिसलता है, जिससे वो भागते हुए घोड़ों की गाड़ी पर पहुंच जाता है। जब वो एक डिब्बा खोलता है तो उसमें नाइट्रो देखकर चौंक जाता है। कई समझदारी भरे छलांगों के बाद वो आगे वाले घोड़े तक पहुंच जाता है। शहर के दूसरे कोने में गॉर्डन एक वेश्यालय में एक औरत का रूप धरकर मैकग्रा तक पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है। एक आदमी जब उससे ज्यादा छेड़खानी करने लगता है तो गॉर्डन अपने कपड़ों में छिपे हथियार से उसे मुक्का मार देता है। उनको आखिरकार मैकग्रा चुन लेता है और जब दूसरा आदमी बीच में आता है, मैकग्रा उसे गोली मार देता है। उसी समय जेम्स के घोड़े लगभग पहाड़ी से गिर जाते हैं, लेकिन वो उन्हें संतुलित कर रोक लेता है और दूर से ही बिल्डिंग में मैकग्रा को देख लेता है। गॉर्डन मैकग्रा को एक खाली कमरे में ले जाता है और अपनी ब्रै में छिपी हिप्नोटाइज करने वाली मशीन निकालता है। जब मैकग्रा सम्मोहित हो जाता है तो गॉर्डन उसे पूछता है कि वैज्ञानिक एस्कोबार का अपहरण किसने करवाया, लेकिन तभी मशीन बंद हो जाती है। गॉर्डन अपना चाकू निकालता है, तभी जेम्स खिड़की तोड़कर अंदर घुसता है और मैकग्रा को मुक्का मार गिरा देता है। जब जेम्स उसे गोली मारने लगता है तो गॉर्डन रोक देता है, क्योंकि उसे पूछताछ करनी होती है। मैकग्रा मौका पाकर जेम्स को दीवार से धक्का देकर बाहर गिरा देता है और भाग जाता है। बाद में जेम्स बिल्डिंग में घुसकर मैकग्रा के आदमियों से लड़ने लगता है, जबकि सब लोग डर कर इधर उधर भागते हैं। उधर गॉर्डन देखता है कि कुछ अपराधी एस्कोबार को लेकर भाग रहे हैं, लेकिन जेम्स उससे टकरा जाता है और दोनों के बीच गलती से बंदूक तानने की नौबत आ जाती है, जिससे अपराधी भाग निकलते हैं। डॉर्लिस अपने एक महिला गार्ड से होंठ पढ़कर अंदर की बात समझ लेता है। वो जान जाता है कि आनींद की जेम्स और गॉर्डन दोनों सरकारी अफसर हैं। फिर वो अपने आदमी को कहता है कि अपहृत वैज्ञानिक को गाड़ी में बिठाओ और उसके बाद नाइट्रो से भरी गाड़ी को इमारत की ओर धक्का दे देता है, जिससे भारी धमाका होता है। कुछ दिन बाद जेम्स को राष्ट्रपति के दफ्तर बुलाया जाता है। वो तुरंत समझ जाता है कि सामने वाला आदमी असली राष्ट्रपति नहीं है। जब वो इनकार करता है तो जेम्स छत की ओर गोली चलाता है, जिससे वो आदमी मान लेता है कि वो गॉर्डन के भेष में है। तभी असली राष्ट्रपति ग्रांट अंदर आते हैं और बताते हैं कि अब दोनों को मिलकर काम करना होगा। राष्ट्रपति उन्हें एक गुप्त कमरे में ले जाते हैं और बताते हैं कि अमेरिका के कई बड़े वैज्ञानिकों का अपहरण हो चुका है और ये सब मैकग्रा ने किया है। मैकग्रा ने राष्ट्रपति को एक चिट्ठी भेजी है जिसमें लिखा है कि वैज्ञानिक एक अकल्पनीय हथियार बना रहे हैं। उसने एक हफ्ते में सरकार के आत्मसमर्पण की मांग की है और चिट्ठी के साथ एक मकड़ियों से भरा केक भेजा था। दोनों को शक होता है कि मैकग्रा इतना होशियार नहीं है, इसलिए जरूर इसके पीछे कोई और बड़ा दिमाग है। राष्ट्रपति उन्हें आदेश देते हैं कि एक हफ्ते में असली अपराधी को ढूंढो। वो अपनी खास ट्रेन उनके हवाले कर देते हैं। गॉर्डन अपनी मोटर चालित साइकिल से पहले पहुंच जाता है और अकेले निकलने की कोशिश करता है। जेम्स अपने घोड़े पर पीछा करता है और जब ट्रेन पर कूदता है तो एक छिपा हुआ जाल सक्रिय हो जाता है और उसे छत से अंदर फेंक देता है। दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं और जेम्स उसे मुक्का मार देता है। गॉर्डन चाल चलता है, एक बटन दबाता है जिससे एक हथौड़ा निकलकर जेम्स को मार देता है। वो बिलियर्ड टेबल पर गिरता है जो घूमकर उसे नीचे फेंक देती है। बदले में जेम्स भी एक लीवर खींच देता है जिससे गॉर्डन की कुर्सी पलट जाती है। आखिरकार दोनों समझौता कर लेते हैं कि अब राष्ट्रपति के लिए साथ काम करेंगे। बाद में गॉर्डन मॉर्टन का कटा हुआ सिर मशीन से जोड़ता है, जिससे वो उसकी आखिरी देखी हुई तस्वीरें देख सके। वो पाते हैं कि आखिरी चेहरा मैकग्रा का था। मैकग्रा की जेब में उन्हें न्यू ऑरलियंस में एक मास्क पार्टी का निमंत्रण मिलता है, तो दोनों वहां पहुंच जाते हैं। पार्टी की रात जेम्स चुपके से अंदर घुसता है। एक गार्ड उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो उसे बेहोश कर देता है। वहां उसकी मुलाकात मिस ईस्ट यानी आर्लिस की निजी सहायक से होती है। वो उसे चारों ओर घुमाती है और जेम्स भीड़ में गॉर्डन को एक और भेष में देख लेता है। संगीत और नर्तक एक शानदार एंट्री शो करते हैं और तभी एक अब्राहम लिंकन के पुतले को लाया जाता है।
अचानक वो फट जाता है और उसमें से आधा शरीर खो चुका आर्लिस निकलता है। सब लोग उसे देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं। वो बताता है कि उसके कितने अंग गायब हैं और युद्ध हारने की शिकायत करता है, लेकिन कहता है कि चलो पार्टी का मजा लेते हैं। जेम्स उससे मैकेग्रा के बारे में पूछता है तो वो झूठ बोलता है कि काफी समय से नहीं देखा। उधर गॉर्डन देखता है कि कुछ डांसर चोरी छिपे कहीं जा रहे हैं और उनमें से एक मदद के लिए चिल्ला रही है। इसके बाद आर्लिस मैकेग्रा से अकेले में बात करने जाता है और जेम्स छिपकर उनका पीछा करता है ताकि बातचीत सुन सके। मैकेग्रा गुस्से में होता है क्योंकि पिछले हमले में उसके सारे हथियार खो गए थे, तो आर्लिस एक नक्शा बनाकर उसे भरोसा दिलाता है कि वो नदी के किनारे एक जगह पर नए हथियार देगा। दोनों के चले जाने के बाद जेम्स ऑफिस में घुसकर कागज पर पड़े नक्शे के निशान ट्रेस कर लेता है। उसी समय ईस्ट अंदर आती है और जेम्स को चूम लेती है ताकि उसे ध्यान भटकाकर फंसा सके। तभी एक पेंटिंग हिलने लगती है और उसके पीछे से एक कैमोफ्लाज पहने गार्ड निकल आता है। वो जेम्स पर गोली चलाने ही वाला होता है, लेकिन जेम्स तेजी से हट जाता है और गोली ईस्ट को लग जाती है। जेम्स बाकी सभी पेंटिंगों में छिपे लोगों को मार देता है और वहां से निकल जाता है। नीचे के हॉल में वो एक महिला के साथ नाचने लगता है, जिसे वो गॉर्डन समझ बैठता है और उसे सारी बातें बता देता है जो उसने सीखी हैं। मजाक में उसके सीने को छू लेता है तो वो औरत उसे जोरदार तमाचा मारती है। तभी असली गॉर्डन प्रकट होता है और चिल्लाता है कि इसे फांसी दो। भी जेम्स को पकड़कर बाहर ले जाती है। इसी बीच गॉर्डन उस कमरे का ताला तोड़ता है जहां से उसे मदद की आवाज सुनाई दी थी। अंदर उसे एक पिंजरा मिलता है जिसमें रीटा को बंद किया गया होता है। गॉर्डन अपनी खास डिवाइस से ताला खोलता है और उसे आजाद करता है। जेम्स भीड़ को बेवकूफ बनाने के लिए एक बेवकूफी भरा भाषण देता है और यहाँ तक कि जिस औरत को उसने छुआ था उसे प्रपोज कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। तभी गॉर्डन और रीटा एक गाड़ी में दिखाई देते हैं, तो जेम्स एक गार्ड से लड़ता है और रस्सी पकड़कर झूलते हुए प्लेटफॉर्म से कूदकर उनके साथ जुड़ जाता है। रास्ते में रीटा बताती है कि उसके पिता ही एस्कोबार हैं, वही वैज्ञानिक जिसे गॉर्डन पहले बचा नहीं पाया था। वो बताती है कि वो वास्तव में कलाकार नहीं है, बल्कि अपने पिता को खोजने के लिए गुप्त रूप से इस घर में आई थी। उधर नदी में आलिस और मैकेग्रा अपनी अगली चाल की योजना बनाते हैं। किनारे पर मैकेग्रा के सैनिक आदेश का इंतजार कर रहे होते हैं। अचानक एक स्टीम से चलने वाला टैंक आता है और सैनिक खुशी से चिल्लाने लगते हैं, सोचते हैं कि ये उनका नया हथियार है। लेकिन टैंक अचानक गोलीबारी शुरू कर देता है और कुछ ही सेकंड में सभी सैनिकों को मार डालता है। उससे से पागल हो जाता है और आर्लिस पर देशद्रोह का आरोप लगाता है। लेकिन आर्लिस कहता है कि ये तो बदला है, क्योंकि मैकेग्रा और ईस्ट ने युद्ध हारने के बाद आत्मसमर्पण कर दिया था और उसके नजर में वही असली गद्दारी है। मैकेग्रा गुस्से में बंदूक निकालता है, लेकिन आर्लिस अपने व्हीलचेयर से पहले गोली चला देता है और उसे मार देता है। फिर आर्लिस अपने सैनिकों से कहता है कि स्पाइडर कैनियन में 1000 किलो सोना लाओ, तब वो उन्हें अपना सबसे बड़ा हथियार दिखाएगा। रीटा और दोनों हीरो वहां पहुंचते हैं, सभी सैनिक मरे हुए मिलते हैं और आर्लिस गायब होता है। जेम्स बताता है कि एक ऐसा ही भयानक हथियार पहले न्यू लिबर्टी है नाम के शहर में देखा गया था, जहां आजाद गुलामों का शहर था। बुजुर्गों, औरतों और बच्चों को निशाना बनाकर गोलीबारी की प्रैक्टिस की गई थी। तभी उन्हें पास से कराहने की आवाज आती है और वे मैकेग्रा की लाश पानी में तैरती हुई देखते हैं। जेम्स सोचता है कि इस सब के पीछे मैकेग्रा था, लेकिन मरने से पहले मैकेग्रा बताता है कि वो फंसाया गया था। असल में ये सब आर्लिस का काम था। रीटा बताती है कि उसने हवेली में लोगों को आर्लिस के अगले ठिकाने के बारे में बात करते सुना था, जो यूटा है, लेकिन वो शर्त रखती है कि उसे भी अपने साथ ले चले। लेकिन दोनों उसे छोड़कर ट्रेन में बैठ जाते हैं। रीटा हार नहीं मानती, वो दौड़कर उसी छिपे ट्रैप हॉल से ट्रेन में घुस जाती है जिसे पहले जेम्स गिरा था। सुबह जेम्स देखता है कि गॉर्डन ने अपने जूते में चाकू छिपाया हुआ है। जल्द ही वे आर्लिस की ट्रेन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन सुरंग पार करते ही वो ट्रेन गायब हो जाती है। दरअसल आर्लिस की ट्रेन में खास बीम तकनीक लगी होती है, जिससे वो ऊपर उठ जाती है और गॉर्डन जेम्स की ट्रेन पहले निकल जाती है। तभी आर्लिस गोलीबारी शुरू कर देता है। जेम्स पूल टेबल पर चढ़ता है, जो नीचे की ओर उतरने लगती है, लेकिन बीच में रस्सी टूट जाती है और प्लेटफॉर्म तेजी से दौड़ने लगता है। जेम्स जल्दी से रस्सी को ट्रेन से बांधता है और उस पर कूदकर ट्रेन पर चढ़ जाता है। जब वो चिमनी देखने की कोशिश करता है तो एक गार्ड पीछे से हमला कर देता है। दोनों में लड़ाई होती है और जेम्स अपने जूते में छिपे चाकू से उसे मार गिराता है। जेम्स उसका शव चिमनी में फेंक देता है, लेकिन उसी से बॉयलर फट जाता है और दोनों ट्रेनें रुक जाती हैं। अब जब आर्लिस उनकी ट्रेन में घुसने वाला होता है तो रीटा और गॉर्डन छिपने के लिए भागते हैं। जेम्स उन्हें ढूंढ लेता है, लेकिन तभी रीटा गलती से एक नींद वाला गैस बम चालू कर देती है, जिससे तीनों बेहोश हो जाते हैं। कुछ समय बाद गॉर्डन और जेम्स जमीन पर जागते हैं
उनके गले में धातु के कॉलर लगे होते हैं और पैरों के चारों ओर एक छोटा बिजली वाला घेरा बना होता है। आर्लिस उन्हें मजाक उड़ाकर छोड़ देता है और रीटा के साथ उनकी ट्रेन लेकर निकल जाता है। गॉर्डन को अपनी जेबों में कोई भी औजार नहीं मिलता, लेकिन उसे एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा है कि जब तक तुम इस घेरे के अंदर रहोगे, जिंदा रहोगे। जेम्स को उस पर यकीन नहीं होता। वो एक कदम बाहर निकलता है। तभी आर्लिस की छोड़ी हुई मशीन 2 गोल घूमने वाले ब्लेड छोड़ती है जो पेड़ों और झाड़ियों को काटते हुए उनका पीछा करने लगते हैं। गॉर्डन बताता है कि इन कॉलरों में मैग्नेट लगे हैं जो 100 साल तक सक्रिय रहते हैं। दोनों पास की घाटी की ओर भागते हैं और एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। से ही ब्लेड पास आते हैं, दोनों एक साथ नीचे कूद जाते हैं, जिससे दोनों ब्लेड आपस में टकराकर फट जाते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों समझते हैं कि वे गंदगी गोबर के तालाब में गिर गए हैं। बाहर निकलने के बाद दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं। गॉर्डन गुस्से में पत्थर उठाकर जेम्स को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो गलती से कॉलर पर लग जाता है। यता बदल जाती है और दोनों के कॉलर एक दूसरे से चिपक जाते हैं। जेम्स छलांग लगाता है जिससे वह गिर तो जाता है, लेकिन गॉर्डन को अपना चाकू दे देता है। गॉर्डन उसके बूट को उतारता है और जैसे जैसे दोनों आगे बढ़ते हैं, उनके कपड़ों में लगे धातु पर कॉलर बार बार चिपक जाते हैं। वे अलग अलग दिशाओं में भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन चुंबक उन्हें फिर से एक दूसरे से जोड़ देता है। दोनों पहाड़ी से लुढ़कते हुए नदी में जा गिरते हैं, जहां गॉर्डन को अपना खोया हुआ टूल किट मिल जाता है। कॉलर हटाने के बाद जेम्स आग जलाता है और कुछ खाने के लिए शिकार करता है। वह बताता है कि जब वह गुलामी से भागा था तो उसे रेगिस्तान में रहने वाले इंडियनों ने पाला था। बाद में वह अपने परिवार के पास लौटा तो उन्होंने न्यू लिबर्टी नरसंहार में अपनी जान गंवाई थी। उसी वक्त एक ततैया पास में मकड़ी को पकड़ लेती है और जेम्स गॉर्डन को उसके हमले का तरीका समझाता है। अगली सुबह वे दोनों रेगिस्तान से गुजर रहे होते हैं जब गॉर्डन के हाथ में पड़ा कॉलर अचानक खींचने लगता है। दरअसल वह आर्लिस की प्राइवेट रेल लाइन की ओर खींच रहा होता है, जिससे अब वे उसी रास्ते का पीछा कर सकते हैं। आखिरकार वे स्पाइडर कैनियन पहुंचते हैं और देखते हैं कि आर्लिस ने वहां पूरा शहर बना लिया है। उसका सबसे बड़ा हथियार है एक विशाल मैकेनिकल मकड़ी जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर सकती है। दोनों ट्रेन में चढ़ते हैं। जेम्स साफ कपड़े और हथियार ढूंढता है, जबकि गॉर्डन को रेगिस्तान वाली तथैया याद आती है और वह सोचता है कि उसे लियोनार्डो दा विंची जैसी कोई उड़ने वाली मशीन बनानी चाहिए। लेकिन जेम्स कहता है कि अब समय नहीं है। उधर राष्ट्रपति ग्रांट उद्घाटन समारोह में होते हैं, जहां जमीन बार बार हिलने लगती है। अचानक वह विशाल मकड़ी वहां पहुंचती है और लोग दहशत में भागने लगते हैं। आर्लिस अपनी मशीन से ट्रेन को उड़ा देता है। तभी गॉर्डन राष्ट्रपति के भेष में आता है और असली राष्ट्रपति होने का नाटक करता है, जबकि जेम्स चुपके से मकड़ी पर चढ़ जाता है। दोनों ग्रांट को पकड़ने के लिए जाल फेंकता है, लेकिन तभी एक गार्ड जेम्स को देख लेता है और उसे गोली मार देता है। बाद में आर्लिस अपने ठिकाने पर एक कार्यक्रम करता है, जहां वह बताता है कि वह अमेरिका को टुकड़ों में बांटकर अलग अलग देशों को बेचेगा और एक हिस्सा खुद के लिए रखेगा। जेम्स को होश आता है और पता चलता है कि वह गॉर्डन की चेनमेल जैकेट की वजह से बच गया। वह ट्रेन में लौटता है और उसे सिर्फ एक मिनी गन मिलती है। गॉर्डन के कॉस्ट्यूम देखकर उसे एक आइडिया आता है। उधर आर्लिस राष्ट्रपति को धमकाता है कि अगर वह देश नहीं सौंपेगा तो वह गॉर्डन को मार देगा। तभी जेम्स एक डांसर के रूप में स्पिंस्टर वहां पहुंचता है और नाचते नाचते आर्लिस को इतना भटका देता है कि वह उसके चेयर की चाबियां चुरा लेता है। गॉर्डन चुपके से खुद को आजाद करता है, लेकिन जेम्स गलती से अपने ब्रा में लगी फ्लेमर को एक्टिव कर देता है। आर्लिस के आदमी गोली चलाते हैं, लेकिन जेम्स सबको आग में झोंक देता है। इस अफरा तफरी में आर्लिस राष्ट्रपति ग्रांट को खींचकर मकड़ी के अंदर ले जाता है। जेम्स एक बम फेंकता है जो 8 बॉल जैसा दिखता है और जोरदार विस्फोट से दुश्मनों को रोक देता है। रीटा सभी वैज्ञानिकों को आजाद कराती है और उनके साथ भाग जाती है। जेम्स गॉर्डन से कहता है कि कुछ उड़ने वाला बनाओ। गॉर्डन तुरंत दा विंची के डिजाइन और अपनी साइकिल से एक उड़ने वाली मशीन बना देता है। कंडक्टर उन्हें कुछ विस्फोटक देता है और बताता है कि वह दरअसल एक जैक्सन मार्शल है जिसे उनकी निगरानी के लिए रखा गया था। दोनों मशीन को चट्टान से उड़ाते हैं और पहले तो ऐसा लगता है कि वह गिर गई, लेकिन जल्द ही वह उड़ने लगती है। इस बीच विशाल मकड़ी एक कस्बे में पहुंचती है और आर्लिस इमारतें तोड़ते हुए लोगों को मारता है ताकि राष्ट्रपति झुक जाए। तभी गॉर्डन और जेम्स वहां पहुंचते हैं और रेगिस्तान वाली ततैया की तरह वे अंडों की जगह बम गिराकर हमला करते हैं।
शुरुआत में वे आर्लिस के हमलों से बच जाते हैं, लेकिन अंततः उन्हें गोली लगती है और वे मकड़ी पर क्रैश करते हैं। उन्हें पकड़ लेते हैं और आर्लिस के सामने ले जाते हैं। जब जेम्स उसका मजाक उड़ाता है तो आर्लिस एक ट्रैप एक्टिव करता है, जिससे जेम्स नीचे गिरता है और वहां उसका सामना एक ऐसे आदमी से होता है जिसके हाथों की जगह ब्लेड लगे हैं। जल्द ही 2 और लोग लड़ाई में शामिल हो जाते हैं और जेम्स को तेजी से वार करके खुद को बचाना पड़ता है। वह एक मशीन की चेन से ब्लेड वाले आदमी को उड़ाकर गिरा देता है, दूसरे को इंजन में फेंक देता है और तीसरे को फावड़े से बेहोश कर देता है। तभी एक धातु की खाल वाला आदमी आता है। जेम्स चाहे जहां भी मुक्का मारे उस पर असर नहीं होता। वह लगभग जेम्स को मकड़ी से नीचे फेंकने ही वाला होता है कि तभी उसके सर्किट में बिजली का झटका लगता है और वह खुद नीचे गिर जाता है। इसके बाद जेम्स आर्लिस को लात मारता है, जो अपने व्हील चेयर से निकलकर मैकेनिकल पैरों से खड़ा हो जाता है। दोनों के बीच जोरदार मुक्केबाजी होती है। आर्लिस जेम्स को लातों से कुचलने लगता है। गॉर्डन अपनी आस्तीन में छिपी छोटी बंदूक निकालकर गोली चलाता है। आर्लिस हंसता है कि उसने निशाना चूका, लेकिन गोली उसकी एक टांग तोड़ देती है, जिससे वह हिल नहीं पाता। गॉर्डन बाकी गार्ड्स को इतना भटकाता है कि वे मकड़ी से नीचे गिर जाते हैं। ग्रांट देखता है कि मकड़ी खाई की तरफ बढ़ रही है, तो गॉर्डन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं होता। आर्लिस अपने चेयर पर लौटकर फायर करता है, लेकिन गोली जेम्स को नहीं बल्कि मकड़ी को लगती है, जिससे वह खाई के किनारे रुक जाती है। आर्लिस नीचे फिसलता है और जेम्स भी उसके साथ गिरता है। जेम्स उसे पकड़कर लटक जाता है, लेकिन जब आर्लिस उसे चिढ़ाता है तो जेम्स उसका लीवर खींच देता है, जिससे आर्लिस नीचे गिरकर मर जाता है। कुछ समय बाद राष्ट्रपति ग्रांट घोषणा करते हैं कि उन्होंने एक नई एजेंसी बनाई है, सीक्रेट सर्विस, जिसका काम राष्ट्रपति की सुरक्षा करना है। गॉर्डन और जेम्स इसके पहले एजेंट बनते हैं। रीटा उनका धन्यवाद करती है और बताती है कि एस्कोबार उसका पति है, पिता नहीं, और दोनों के फ्लर्ट को नजरअंदाज कर देती है। अंत में जेम्स और गॉर्डन उस विशाल मकड़ी पर बैठकर सूर्यास्त की ओर निकल पड़ते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि आप ऐसी और रोमांचक कहानियां